हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्रह में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लेसन 1। क्लास 10th केमिस्ट्री के लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ के 1 से 20 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने इसी पाठ के 1 से 20 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके आप उसे देख लीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिए ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए देखते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के 21 से 40 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें से कौन सा जो जोड़ी है वह एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला ए ऑप्शन है हमारा कि NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। बी है कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। सी ऑप्शन है कि FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। और डी ऑप्शन है कि AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखिए, पिछली वीडियो में भी आप जाने थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया Cu+O2 कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कॉपर का ऑक्साइड CuO बनाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अब देखिए, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर कॉपर है और ये ऑक्सीजन है और ये अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है CuO। तो ये ध्यान देना है कि जो ये अभिक्रिया हुई है तो Cu और O अलग अलग था दो, और यहाँ पर मिलकर के कॉपर का ऑक्साइड एक यौगिक बनाया है। तो यह जो अभिक्रिया है यह हमारा उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल करके और कॉपर का ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं उनमें जब अभिक्रिया होता है तो वे प्रतिफल बनाते हैं और प्रतिफल के साथ साथ प्रतिफल में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो वह जो अभिक्रिया होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, लोहे में जंग लगता है जब लोहा को खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो वह वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि से अभिक्रिया करता है और उसके ऊपर एक पतले भूरे रंग का परत चढ़ जाता है जिसे संक्षारण कहते हैं। तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया या क्रिया संक्षारण कहलाती है। वैसी प्रक्रिया
जिसमें लोहे में जंग लगता है तो उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि लोहे में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। लंबे समय तक इसको रखना होता है। चिप्स और कुरकुरे की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बच्चों को इसका सेवन कम कराइए, नहीं तो इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां होगी, जिसमें कैंसर प्रमुख है। बच्चों से इसे दूर रखा जाए तो अच्छा रहेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने घर के बच्चों को ज़रूर मना करें, जितना संभव हो सके उसे बताएं कि नहीं ये नहीं खाना है। पेरेंट्स को भी बताएं कि नहीं खरीद के मत दीजिए। चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स में जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है वह जहरीली गैस होती है। 27 नंबर प्रश्न है कि AB+CD देखिए ये अभिकारक है। AB और CD जो है ये अभिकारक है और ये AD+CB ये प्रतिफल बनाया है। तो यहाँ देखना है कि AB अभिकारक में AB था और CD था, तो A के साथ D आया है और B के साथ C आया है, B के साथ C आया है और A के साथ D आया है। तो AD बनाया है, A और D मिल करके और AD बनाया है और B और C मिल करके CB बनाया है। देखिए यहाँ पर दो यौगिक है और दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में है कि जो पदार्थ बदल गया वह अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बदल गया, परिवर्तित हो गया, वह अपने मूल रूप को नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे दूध से दही बन गया, अब चाहिएगा कि दही से दूध बना लें तो बनेगा? असंभव है। तो इसी असंभव परिवर्तन को जो है हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पूछ रहा है हमसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो अभिक्रियाएं हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में, यानी कि जो अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया के होने के लिए, घटित होने के लिए जो है ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो वह अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है 30 नंबर में कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में, जिनके होने में ऊर्जा अवशोषित होती है वह क्या कहलाती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल सा ही गया। कली चूना CaO, कली चूना है CaO, इसको जल में डालते हैं। पिछली वीडियो में आप जाने थे कि जो है बुझा हुआ चूना क्या है। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो कली चूना CaO बिना बुझे हुए चूने में जब जल डालते हैं, जब उस पर जल डालते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कली चूना को जब जल में डाला जाएगा तो फदफदाहट होगी
और उसमें से गर्माहट बाहर आती है, उष्मा बाहर आता है, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कली चूना को जब जल में डाला जाता है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, उसमें उष्मा बाहर निकलता है, फदफदाहट, तेज फदफदाहट होगी और उससे उष्मा गर्म ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यहीं पर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के फलस्वरूप उष्मा प्राप्त होता है, उष्मा बाहर निकलता है, उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ CaO की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे CaO + H2O, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ उष्मा भी बाहर निकलेगा, प्लस उष्मा रहेगा, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय के पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, तो इस क्रिया को कहते हैं। देखिए नम वायु है, मतलब कि नमी युक्त वायु में जब लोहे की बनी वस्तुओं को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उसमें जंग लग जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। देखिए जब लोहे की बनी वस्तुओं को कुछ समय के लिए नम वायु में छोड़ दिया जाता है तो वह वायु में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि गैसों से अभिक्रिया करके जो है उनके ऊपर पतले लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिससे लोहे की बनी वस्तुएं क्षय होने लगती हैं, उनका विनाश होने लगता है, तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण प्रक्रिया के द्वारा यह होता है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी के जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है, सबसे पहले इनको पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें AgBr को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो यह Ag और Br2 में टूट जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि AgBr को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो यह Ag और Br2 में टूट जाता है, तो अपघटित हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, तो AgBr। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपचायक है। निम्नांकित में से कौन उपचायक है, तो उपचायक या ऑक्सीकारक, उपचायक या ऑक्सीकारक। तो जो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में भाग लेता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो यहाँ पर उपचायक या ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीजन है, O2 है। ऑप्शन सी सही होगा, O2 जो है वह उपचायक या ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में भाग लेता है। 36 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल और भस्म, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं,
यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही होगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भस्म KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा तो KCl पोटेशियम क्लोराइड लवण और H2O जल बना रहा है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है कि वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण है उसका। देखिए, तेल युक्त या वसा युक्त भोजन को जब लंबे समय तक के लिए रख दीजिएगा तो वह दुर्गंधित हो जाते हैं। इसका कारण है कि वह उपचयित हो गए, उसका उपचयन हो गया। ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा कि भोजन का उपचयन हो गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है विस्थापन प्रतिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। उपचयन CH4 का दहन विस्थापन प्रतिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट 40 नंबर और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है, कोयला। ऑप्शन सी सही होगा, कोयला। कोयला में ज्वाला नहीं होता है, इसमें लौ बना करके यह नहीं जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन और मेथेन गैस जो है यह जलते हैं तो इनसे लौ निकलती है, ज्वाला निकलता है। लेकिन यह जो है कोयला टिमटिमा करके जलता है, इसमें कोई ज्वाला नहीं निकलता है, यह बिना ज्वाला के जलता है। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस लॉकडाउन में पढ़ सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।